सोचा है कि जिस म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं उसका आकार कितना बड़ा है, या फिर वो फंड कितना पैसे मैनेज करता है, या किस तरह के पैसे मैनेज करता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की, जो किसी भी फंड का साइज हो, लोकप्रियता हो और स्थिरता बताने वाला सबसे अहम पैमाना माना जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि AUM मतलब बेहतर प्रदर्शन? क्या बड़ा AUM का मतलब है कि उस फंड का प्रदर्शन भी बेहतर है? क्या छोटे फंड में निवेश करना रिस्की होता है? छोटे AUM वाले फंड में निवेश करना क्या रिस्की होता है? क्या AUM गिरना खतरे की घंटी है? क्योंकि आम निवेशकों के जहन में ये सभी तरह के सवाल आते हैं जब वो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। AUM के हिसाब से जो है लोग पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो आज उसी AUM पर हमारी पड़ताल होने वाली है। इस सेगमेंट में हम करेंगे AUM का आसान विश्लेषण, जानेंगे कि कैसे इससे जुड़ी हर जानकारी एक आम निवेशक के लिए जरूरी है, कैसे AUM के पीछे छिपी छोटी छोटी बातें आपके बड़े बड़े फैसलों को प्रभावित भी कर सकती है। क्योंकि समझदारी से निवेश करना है तो पहले फंड को समझना जरूरी होगा। और AUM की इस पाठशाला में आज हमारा फोकस अगले 15 से 20 मिनट केवल इसी बड़े सवाल पर रहने वाला है कि किस तरह से AUM को समझे और आगे बढ़े अपने निवेश को लेकर। आदित्य अग्रवाल, रिसर्च हेड investforedu.com मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, हाय, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। AUM बहुत अहम पैमाना, और खासतौर से अगर कोई भी निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहा हो तो AUM को देखना, भले ही वो आपके लिए डिसाइडिंग क्राइटेरिया ना हो, लेकिन फंड को समझने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है। आदित्य, आसान भाषा में समझाइए, एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है? गुड आफ्टरनून कविता, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया जी। बिल्कुल, AUM जैसा कि हम असेट अंडर मैनेजमेंट भी कहते हैं हम उसे, और बहुत ही अहम कड़ी है अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हम देख रहे हैं और हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड में, या हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हम पहले काफी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो AUM पे एक नजर रखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लगातार कभी कभी हम परफॉर्मेंस पे फोकस ज्यादा करते हैं, रिटर्न्स पे फोकस ज्यादा करते हैं, AUM इग्नोर कर देते हैं। अब हम पहले समझ लेते हैं AUM एग्जैक्टली होता क्या है, और AUM की अगर हम चर्चा करें तो AUM मतलब होता क्या है। तो AUM जैसा कि हम इसको जानते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये जितने भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी बोले, हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोले या फिर कोई फंड बोल दे, वो जितना भी पैसा पूरा मैनेज करती है, अब वो पैसे जो मैनेज करती है वो इक्विटी में पैसे डाल सकती है, वो डेट में पैसे डाल सकती है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हैं, या बहुत समय वो कैश पर भी बैठे रह सकते हैं जब उनको कोई अच्छे आइडियाज नहीं आ रहे। तो अगर हम ये पूरे इन्वेस्टमेंट्स को और कैश को इकट्ठा कर ले, और उनका जो आज के तारीख में मार्केट वैल्यू होता है, मार्क टू मार्केट एडजस्ट करने के बाद जो मार्केट वैल्यू होता है, उसे हम AUM कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। और ये दर्शाता है कि कितना पॉपुलर है वो फंड, फंड मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, और उस पर कितना भरोसा कर रही है निवेशक, कितना भरोसा करते हैं, और जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो कितना उस पर भरोसा करती है AUM को देखते हुए। अगर हम देखें तो कुछ AMCs हैं जिनका AUM काफी बड़ा है मार्केट में, और वो एक अच्छा खासा कमांडिंग पोजिशनिंग में भी है। तो AUM से बिल्कुल निवेशक उस पर नजर रखे, हायर द AUM, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, बट इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी आ जाते हैं इसके साथ, तो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और आगे जाके हम जैसे और चर्चा करेंगे, हम उस पर और टच अपॉन करेंगे। आदित्य, एक और बहुत ही आम सवाल मैं पूछती हूँ, क्योंकि इस तरह के सवाल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा लोग ढूंढते भी हैं, तरह तरह के वीडियोस भी हम देखते हैं कि इस सवाल पर बने होते हैं। लेकिन ज़्यादा AUM किसी फंड का हो तो क्या उसका मतलब ये है कि वो क्या फंड अच्छा परफॉर्म करता है? क्या वो फंड ज़्यादा लोकप्रिय है, ज़्यादा भरोसेमंद है? ज़्यादा AUM का सीधा सा कनेक्शन परफॉर्मेंस, लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी, विश्वास से कितना होता है किसी फंड के? लोकप्रियता, यस, कविता, हम कह सकते हैं कि फंड लोकप्रिय है अगर AUM ज्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस बोलना कि AUM ज्यादा है तो फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, ये सही बात नहीं है। और AUM की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमको यहाँ पे थोड़ा कैटेगरी भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मैं कोई पैसिव फंड या लार्ज कैप फंड की बात कर रहा हूँ तो उसमें बड़ा AUM मेरे लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है फंड की चुनाव करने के लिए। बट अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ और उसमें मैं देखूं तो AUM अगर बहुत ही बड़ा होता है तो कभी कभार वो दो धारी तलवार के जैसे भी होता है कविता, क्योंकि हमें पता है कि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं फंड मैनेजर के पास एक स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी में निवेश करने के लिए, और बहुत समय उन कंपनियों में लिक्विडिटी की भी कमी रहती है। तो अगर AUM बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका एक डाउन साइड ये भी है कि आपको स्टॉक में जब इन्वेस्ट करते हैं या जब फंड मैनेजर वो स्टॉक में जब पैसे डालते हैं तो देखा जाता है कि स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा जंप कर जाता है, या बहुत बार उनको कैश में
बैठा रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास कुछ फ्रेश आइडियाज़ नहीं आ रहे पैसे डालने के लिए, या वैल्यूएशन उनको लगता है कि बहुत बढ़ चुका है वो स्टॉक का, या बहुत बार उनको अपने स्ट्रैटेजी से भी डाइवर्ट करना पड़ता है कविता। बहुत बार हम देखते हैं कि लार्ज कैप फंड में डाल दे रहे हैं वो ज़्यादा पैसा, कैश पे बैठे हैं। तो अगर हम एयूएम की बात कर ले तो इसमें आपकी कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल लार्ज कैप फंड और पैसिव फंड, उसमें बड़ा एयूएम बहुत महत्वपूर्ण रहता है और बहुत अहम किरदार निभाता है। बट अगर हम इसको स्मॉल कैप और मिड कैप की लिहाज से देख ले तो बहुत बड़ा एयूएम कभी कभी डेट्रीमेंटल भी हो जाता है एक इन्वेस्टर के लिए। इसका एक एडवांटेज और ये भी होता है कि अगर एयूएम बढ़ता है तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो एक थोड़ा साइजेबल एयूएम इंपॉर्टेंट होता है, बट बिल्कुल भी परफॉर्मेंस का उससे कोई लेने देना नहीं है। पॉपुलैरिटी, यस, ज्यादा बड़ा एयूएम है तो फंड ज्यादा पॉपुलर है और लोग ज्यादा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी लैक ऑफ चॉइसेस के चलते भी कविता एयूएम कोई एक फंड का पड़ जाता है। एब्सोल्युटली। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को हम ये समझाएं कि किस तरह से इसको कैलकुलेशन करना चाहिए। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर जो है, ऐसा नहीं है कि एयूएम के फिगर को इग्नोर कर सकता है, ठीक है। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, हालांकि वो किसी भी फंड का या उसमें निवेश करने का आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन किस तरह से इसको कैलकुलेट करना चाहिए या वो कैलकुलेट होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को कितना अटेंशन इसको देना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, मुझे और बारीकी में जाना है फंड मैनेजर्स के नज़रिए से भी, क्योंकि बड़े एयूएम वाले जो फंड होते हैं वो उनके लिए हैंडल करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, वो बहुत अहम पहलू है जो निवेशकों को समझना है। बट इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ये किस तरह से हमें देखना चाहिए? तो कविता, अगर हम कैलकुलेशन की बात कर ले तो बहुत सिंपल सा मैथ है। एयूएम एक्चुअली होता क्या, हम पहले वो समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जितनी भी होल्डिंग्स होती है कोई एएमसी की या कोई फंड की, उसका मार्केट वैल्यू ले लेते हैं, उस पर कैश ऐड कर देते हैं, उस पर अक्रूड इनकम ऐड कर देते हैं, और उसमें जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको हम रिड्यूस कर दे तो वो टोटल एयूएम कहलाता है। तो फॉर्मूला एयूएम का कैलकुलेट करने का ये है। अब अगर मैं बोलूं कि आपको सिर्फ एयूएम देख के फंड का चुनाव करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, एयूएम आपको स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी जरूर देता है और एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाता है अगर एयूएम ज्यादा है। बट उसका डाउन साइड ये होता है कि अगर आप बहुत बार कोई ऐसे फंड में पैसे डाल रहे हैं जैसा कि स्मॉल कैप, मिड कैप, तो उस केस में हम देखते हैं कि एयूएम आपको कभी कभी डेट्रीमेंटल भी होता है। तो अगर हम इसमें चर्चा कर ले कि तो आपको एयूएम को कैसे यूज करना चाहिए इफेक्टिवली जिससे कि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, तो बिल्कुल आपको एयूएम पैसिव फंड और लार्ज कैप फंड में ज्यादा देखना चाहिए। और आपको साथ में ये देखना चाहिए कि टर्नओवर रेशियोज क्या है वो कंपनी वो फंड का। और हमको इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में कुछ बहुत ज्यादा एयूएम है तो उसकी होल्डिंग क्या है, एक बार वो भी चेक कर ले। और फंड मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, फंड मैनेजर की कमेंट्री को भी एक बार देख ले आप। अगर वो बोल रहे हैं कि मुझे स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसे ज्यादा डालने, क्या वो एक्चुअली यहाँ पे डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज है। और इसके साथ साथ आप थोड़े बहुत रिस्क रेशियोज भी देखे और परफॉर्मेंस भी देख ले पास। तो ये सब अगर आप थोड़ा बहुत डीप डाइव करेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको पता चलेगा कि एयूएम का इस्तेमाल भी कैसे हो रहा है फंड मैनेजमेंट में। अब एक चीज़ मुझे समझनी है, बतौर फंड मैनेजर आप अगर मुझे ये बात समझा सकें कि कम एयूएम वाले फंड में जोखिम लेना कितना आसान है, ज़्यादा एयूएम वाले फंड में जोखिम लेना कितना मुश्किल है, ये कॉल कैसे लेते हैं फंड मैनेजर्स, कितना आसान होता है? देखिए, कई बार जो है निवेशक ना बड़े एयूएम वाले फंड में से निकलना बेहतर समझते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्क ना लेने से उनका रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और रिस्क इतने बड़े नंबर्स पर शायद फंड मैनेजर नहीं ले पाए। क्या ये बात सच है? रिस्क मिटिगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपके फंड की एयूएम बहुत ज़्यादा है, या अगर कम एयूएम है तो आप धड़ल्ले से जोखिम ले सकते हैं, उठा सकते हैं? है कविता की, अगर हम कहें तो ये दो धारी तलवार के जैसे चलता है। अगर एयूएम बहुत ज्यादा है तो हम बहुत बार देखते हैं फंड मैनेजर कैश पे बैठे रहते हैं, वो उनके पास आइडियाज की कमी होती है, वो डिप्लॉय नहीं कर पाते हैं फंड, जिसके चलते आप देखेंगे परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और अंडर परफॉर्म करने लगते हैं। बहुत केसेस में आप देखेंगे कि बेंचमार्क को वो अंडर परफॉर्म करते हैं वो पर्टिकुलर फंड, क्योंकि वो कैश पे बैठे हैं, वो डिप्लॉय नहीं कर पा रहे। सेकंड, अगर वो उनके पास बहुत ज्यादा एयूएम बड़ा हो गया और उनके पास लैक ऑफ आइडियाज है तो ओवर भी हो जाता है कविता। कभी कभी हम देखते हैं बहुत ज्यादा स्टॉक्स आ जाते हैं पोर्टफोलियो में, बहुत ज्यादा सेक्टर एक्सपोजर ले लेते हैं वो अपने फंड में, और उसके चलते ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जो कि उनके ओरिजिनल जो आइडिया थी, वो थीम थी, उससे थोड़ा बहुत भटक जाते हैं वो। एंड प्लस इसका एक सेबी का एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है कि आप कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में अपने पूरे एयूएम का 10% से ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। तो ये एक और एक बड़ा ड्रॉबैक है एक फंड मैनेजर के लिए। तो अगर हम ये सारे पहलुओं को अगर हम इंक्लूड
इंक्लूड करे और उनको इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो अगर हम वो देखें तो उस लिहाज से कहीं न कहीं अंडर परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, एयूएम अगर बहुत बड़ा हो तो। जैसे कि हमने हाल-फिलहाल में सुना था जब मार्केट एक पीक पे था, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत फंड मैनेजर्स जो बहुत बड़े एयूएम पे बैठे थे, वो बहुत साइज़ेबल कैश कंपोनेंट पे भी बैठे थे और वो वेट कर रहे थे कि मार्केट में एक करेक्शन आए, वैल्यूएशंस थोड़ा करेक्ट हो तो फिर हम डिप्लॉय करें। तो ये पूरे टाइम दौरान वो अंडर परफॉर्म करते हैं। अब हम डाउनसाइड देख लेते हैं, अगर छोटा एयूएम है कोई फंड मैनेजर के पास, तो डेफिनिटली उसके पास अपॉर्च्युनिटी बहुत है। वो डिप्लॉयमेंट ईज़िली कर सकते हैं, उनके पास वो अपने थीम के साथ स्टिक कर सकते हैं। बट उसका सबसे बड़ा डाउनसाइड ये है कि अगर आपको लिक्विडेशन करना है कविता, तो फिर आपको कोई भी लेवल्स पे लिक्विडेट करना पड़ता है स्टॉक्स को। तो उसका सबसे ज़्यादा डाउनसाइड लिक्विडेशन का एक हो जाता है अगर एयूएम छोटा है। प्लस उसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो यूजुअली थोड़ा हायर साइड में होता है एज़ कंपेयर टू लार्जर एयूएम। इसमें टियरिंग मेथड यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो जितना बड़ा एयूएम एक्सपेंस रेशियो उतना कम, तो इन्वेस्टर्स के लिए वो बेनिफिट होता है लॉन्ग रन में एसआईपी के दौरान दौरे अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के माध्यम से। छोटा एयूएम में थोड़ा सा आपका एक्सपेंस रेशियो बड़ा रहता है, तो उसमें थोड़ा बहुत रिटर्न आपको कम आता है। बट यस, दोनों का ही अपसाइड डाउनसाइड है। आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आप कैसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, लार्ज कैप और पैसिव फंड है तो आप उसमें थोड़ा बड़ा एयूएम देखिए। अगर स्मॉल कैप मिड कैप फंड है या थीमेटिक फंड है तो उसमें छोटा एयूएम देखिए, क्योंकि उसमें स्टॉक्स लिमिटेड है, लिक्विडिटी कंसर्न रहता है और आइडियाज भी लिमिटेड रहते हैं फंड मैनेजर के पास। आदित्य, एक और सवाल, क्योंकि बाजार की चाल के मुताबिक अगर हम एयूएम का बढ़ना देखते हैं और एयूएम का कम होना देखते हैं तो ये किस बात को सिग्निफाई करता है? इसका क्या मतलब होता है फिर बाजार की चाल के मुताबिक एयूएम्स का बढ़ना और घटना? बहुत बार कविता मार्केट गिरने के चलते भी एयूएम का टोटल वैल्यू कम हो जाता है। अगर हम देखें, क्योंकि एयूएम जैसा कि हमने कहा, जितना भी इन्वेस्टमेंट रहता है कोई भी एक एएमसी के पास, उसका करंट मार्केट वैल्यू इज एयूएम। अब अगर मार्केट गिर रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं, तो उसके साथ साथ एयूएम का भी वैल्यू कम हो जाता है। तो एक तो रीजन एयूएम घटने का ये भी होता है, अगर मार्केट गिर रहा है या मार्केट बढ़ रहा है तो एयूएम भी बढ़ते घटते रहते हैं। उसके अलावा अगर कोई एक फंड में अंडर परफॉर्मेंस हो रही है, लगातार हम देख रहे हैं साल 2 साल फंड अंडर परफॉर्म कर रही है, तो निवेशकों का कहीं ना कहीं उसमें से भरोसा हिलने लगता है और वो फिर उस फंड्स की तरफ जाते हैं जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हो रहा है। तो एक रिडेम्पशन प्रेशर आ जाता है वो फंड के ऊपर या वो एएमसी के ऊपर, और उसमें एयूएम आपका जो है वो लिक्विडेट होने लगता है, एनएवी इम्पैक्ट होता है, जिसके चलते आपका एयूएम कम होने लग जाता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत फंड मैनेजर का एक कॉन्फिडेंस भी बताता है। वो अगर एयूएम में, इसका मतलब लोग उस फंड पे, उस थीम पे कम भरोसा कर रहे हैं। अब एकाएक हम देखेंगे कविता, अगर आप देखोगे पिछले 2 साल में सेक्टोरल थीमेटिक और ये जो फंड्स हैं इसमें बहुत ज्यादा पैसे जा रहे हैं। अगर हम फार्मा की बात कर ले, हम डिफेंस की बात कर ले, ये सब सेक्टोरल थीम के बेसिस पे बहुत ज्यादा पैसे उसमें जा रहे हैं। और आज की तारीख में लार्जेस्ट एयूएम इज इन सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उनको ये सब थीम ज्यादा पसंद आ रहे हैं आज के तारीख में, तो वो इसमें पैसा डालना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मिड एंड लार्ज कैप, जहाँ पे उनको लग रहा है कि बहुत नोन स्टॉक्स है, कोई इतने आइडेंटिफिकेशन नहीं है और अपसाइड लिमिटेड है वहां पे। तो राइजिंग और फॉलिंग एयूएम के ये रीजंस होते हैं। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि मार्केट में या फिर वो फंड में वीकनेस है। हाँ, कभी कभी लिक्विडेशन के चलते भी एयूएम में गिरावट आती है। अब क्योंकि आपने मार्केट कैप के हिसाब से बताया कि कहाँ एयूएम ज़्यादा दिखाई देता है। अच्छा, जब आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप इंडेक्स और ईटीएफ जैसे किसी फंड में निवेश कर रहे होते हैं, वहाँ एयूएम का महत्व एज कम्पेयर टू एन एक्टिव फंड्स एयूएम, अगर मुझे ये डिफरेंस समझना हो तो कहाँ पर क्या क्या बारीकियाँ ध्यान में आनी चाहिए? तो कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्टिव फंड की बात कर रहे हैं तो उस पर आप टर्नओवर रेशियो भी जरूर देखिएगा। ये अपार्ट फ्रॉम एयूएम, ये एक पॉइंट है जो मैं रेज करना चाहूंगा, बिकॉज टर्नओवर रेशियो आपको बताता है कि कितने एक्टिवली वो फंड को मैनेज किया जा रहा है या पैसिवली मैनेज किया जा रहा है। इसका स्केल 0 to 100 होता है। तो इसमें आप एक ये नजरिया जरूर रखें, एक व्यू पॉइंट देखें इसको कि टर्नओवर रेशियो कितना है। अब इसके अलावा अगर हम पैसिवली मैनेज या ईटीएफ फंड्स की बात कर ले तो उसमें डेफिनेटली एयूएम एक परफॉर्मेंस क्रेडिबिलिटी की तरफ इशारा करता है। अगर बड़ा एयूएम है कोई ईटीएफ में या फिर कोई पैसिव फंड में, तो उसमें बताता है कि फंड मैनेजर पे कॉन्फिडेंस ज्यादा है, इन्वेस्टर कम्युनिटी उस पर आउट परफॉर्मेंस करने का दावा कर रही है, भरोसा कर रही है, और उसमें रिडेम्पशन भी कहीं ना कहीं आपको इजीली हो जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा एक्टिवली फंड मैनेज करने देखें
तो उसमें अगर एयूएम बहुत बड़ा है और वो अगेन फंड साइज उसमें अगर कैटेगरी स्मॉल और मिड है तो उसमें अगेन थोड़ा बहुत आपको प्रेशर दिखता है क्योंकि स्टॉक लिक्विडिटी का इशू रहता है। तो ईटीएफ और पैसिव फंड्स में एयूएम बड़ा होना डेफिनेटली एक भरोसे का संकेत है, इशारा करता है और इम्पोर्टेंट है वो। चलिए आदित्य, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी, उसके बाद इस सेगमेंट को हम समाप्त भी करेंगे। टॉप फाइव क्राइटेरियाज जिसके बिना पर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए और उसमें एयूएम कौन से नंबर पर आता है? कविता, पहले हम टॉप 5 क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो रिटर्न उसमें से एक क्राइटेरिया है। 3 साल 5 साल रिटर्न्स देखे, एयूएम देखे डेफिनेटली, उसमें एक्सपेंस रेशियो देखिए आप कितना एक्सपेंस रेशियो है फंड का। चौथे नंबर पे मैं रिस्क रेशियोज भी देखना चाहूंगा। अगर मैं रिस्क रेशियोज की बात कर लूँ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको शार्प रेशियो देखना चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन देखना चाहिए और टर्नओवर रेशियो भी देखना चाहिए। इसके अलावा आपको मैनेज जो फंड मैनेजर है उसका एक नोट आता है कविता, वो रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे पता चलता है कि जो थीम है फंड की और जो फंड मैनेजर का आउटलुक है, क्या वो दोनों मैच होते हैं और क्या फंड मैनेजर जो बोलता है वो करता है, पास्ट में उसने ये किया है कि नहीं किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अहम है, पहलू है जो आपको देखना इंपॉर्टेंट होता है कोई फंड क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के पहले। और अगर मैं इसमें एयूएम को रैंकिंग में डालूं तो दूसरे नंबर पे एयूएम आता है मेरा यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए। क्योंकि अगर मुझे लिक्विडेट करना है मेरा म्यूचुअल फंड तो उसमें एयूएम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, जिससे आपको इम्पैक्ट ना हो आपके एनएवी पे। तो एयूएम की पाठशाला, और काफ़ी बारीकी में जाके हमने कोशिश की समझाने की कि म्यूचुअल फंड के एयूएम्स को कैसे समझा जाए, फंड को खरीदने को लेकर ये आपके क्राइटेरिया में, आपके पैरामीटर्स में किस पायदान पर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य, आपने समय दिया इस खास चर्चा के लिए। लेकिन शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे शो की सबसे अहम हाईलाइट दर्शकों से बातचीत, उनके सवालों के जवाब। तो अब वक्त आ गया है सवाल जवाब का, और सवाल जवाब का सिलसिला मैं शुरू करूं उससे पहले व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे एक बार डाल देते हैं, जिसके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग क्योंकि इस शो पे होती है, व्हाट्सएप कर दीजिए 9619873567, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल आप हमें डाल सकते हैं, भेज सकते हैं। तो चलिए, आज फाइनेंशियल प्लानर्स जो हमारे साथ शो में